हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 10 अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मीन्स हम सबसे पहले पोएम की समरी करेंगे। समरी के बाद हम इसकी राइमिंग स्कीम, लिटरेरी डिवाइस देखेंगे एंड देन हम आरटीसी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही मैं सभी पोएम्स की आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी, तो इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो अपनी तैयारी करें अच्छे से एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पोयम है आज जो हम करने वाले हैं वो है डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, ये हमारी 8 लाइन्स की पोयम है, 2 स्टेंजास हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम इस पोयम को जो है रीड कर लेते हैं। द वे अ crow shook down on me the dust of snow from hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। So ये पोयम देखकर हम सबसे पहले इसका राइमिंग स्कीम देख लेते हैं क्या है। crow and snow are same rhymes, so this is A and this is also A। me tree, so this is B and this is B। तो फर्स्ट स्ट्रेंजर की राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी। ठीक है, नेक्स्ट हार्ट पार्ट, सो इट्स सी एंड सी। मूड ड्यूड, डी डी। सो हमारी सेकेंड स्ट्रेंजर की राइमिंग स्कीम क्या हुई, सी डी। ये थी हमारी राइमिंग स्कीम। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लेना, 1 मार्क्स में आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम पोएम की समरी करते हैं। ओके, सो इस पोएम में क्या है, ये पोएम देखने में बहुत ही शॉर्ट और सिंपल है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा मतलब एक एक होता है ना कि पोएट का एक सैड मूड था जिसमें वो एक हैप्पी मूड में कन्वर्ट हो गया है। तो इस पोएम को मतलब एक बहुत ही डीपर मीनिंग में हमें जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने प्रेजेंट किया है। तो वो क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि जो क्रो होती है, क्रो और हेमलॉक ट्री यानी कि एक पॉइजनस ट्री को इनऑस्पिशियस माना जाता है इन अवर कल्चर, राइट। तो क्या होता है कि पोएट ने हमें इसमें ये दिखाया है कि कई बार नेगेटिव चीजों से भी, जिनको हम इनऑस्पिशियस समझते हैं, उनसे भी हमें पॉजिटिविटी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। इस पोएम में क्या होता है, पोएट जो है एक सैड मूड में अपने घर से निकलता है, लेकिन यही क्रो और इसी हेमलॉक ट्री की वजह से पोएट का मूड एकदम हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं हम लोग कैसे। फर्स्ट स्टेंजा में जो है पोएट क्या कहता है, वो एक सैड मूड में घर से निकला है। द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। कि क्रो जो है हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है और जब पोएट वहां जाकर बैठता है तो जब वो क्रो उस पेड़ के ऊपर से उठता है तो उसके ऊपर जो है डस्ट ऑफ स्नो गिर जाती है, यानी कि ट्री के ऊपर से कुछ बर्फ उसके ऊपर गिर जाती है। इससे क्या होता है, पोएट का मूड बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है जो अभी तक सैड था। नेक्स्ट, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसके हार्ट को जो है एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है कि वो सैडनेस से हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। उसका जो आधा दिन उसने वेस्ट किया सैड रहकर, अब वो दिन जो है उसका बेटर हो गया है बाकी का। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। इसने यही कहा है इन लाइंस में कि उसने उस पार्ट को बचा लिया बाकी दिन के, जो मैं आधा दिन अपना खराब कर चुका था सैड रहकर। सो बेसिकली इस पोएम का थीम क्या है कि नेचर की जो चीजें हमें इनऑस्पिशियस लगती हैं या नेगेटिव लगती हैं, नेचर उसके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज कर देता है। जरूरी नहीं हर नेगेटिव चीज से हमारे अंदर नेगेटिविटी ही आए, कई बार नेगेटिव चीजों से हम लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भी आ जाती है। तो यही हमें उस पोएट ने इस पोएम में बताया है। बहुत ही शॉर्ट पोएम है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल पोएम है और बहुत ही अच्छी पोएम है। आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट सी समरी समझ आ गई होगी। अगर आप इस पोएम को डिटेल में करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर मैंने इस पोएम को एकदम डिटेल्स में समझाया है। अभी क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, सिर्फ एक समराइज कर रहे हैं हम अपने माइंड में इन सब चीजों को, तो मैंने शॉर्ट में करवाया है। बाकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस पोएम को डिटेल्स में कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी लिटरेरी डिवाइस की तरफ। पोएम की लिटरेरी डिवाइस में सबसे पहले क्या आती है, एंजेम्बमेंट। एंजेम्बमेंट क्या होती है, यू नो व्हाट इज एंजेम्बमेंट। एंजेम्बमेंट में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है, when the same sentence continues to next line without the use of any punctuation mark, it is called enjambment। punctuation mark क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक कॉमा यूज किया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप यूज किया है। अगर हम ये यूज नहीं करते उसको हम मतलब इन साइंस को हम पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं। और अगर किसी पोएम में हम कहीं पर फुल स्टॉप या फिर कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करते तो वो टर्म हमारी होती है एंजेम्बमेंट।
जैसे कि आप पोयम में देख सकते हैं, पूरी पोयम कंटिन्यूटी में चल रही है, नेक्स्ट लाइन में जरूर चली गई है लेकिन कोई भी पंक्चुएशन मार्क हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है। ठीक है, हमने सिर्फ लास्ट में एक फुल स्टॉप लगाया है। तो ये हमारी पोयम जो है यहाँ पर आकर कंप्लीट हुई है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं एंजेम्बमेंट। तो ये थी हमारी एंजेम्बमेंट। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है? द अकरेंस ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, यानी कि कोई दो वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस पोएम में ही देख लेते हैं, ये वाली लाइन देखिए, हैज गिवन माई हार्ट, हैज एट साउंड ह साउंड सॉरी एंड हार्ट में भी ह साउंड क्या रिपीट हो रही है, क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स हैं। तो ये कौन सी यहाँ पर राइमिंग स्कीम लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है? एलिट्रेशन। सो एलिट्रेशन क्या होती है? जब कोई साउंड जो है क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में रिपीट होती है तो हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? द प्रोमिनेंस ऑफ अ वोवल साउंड। अब एलिट्रेशन में क्या था? कॉन्सोनेंट का साउंड होता है, और एसोनेंस में क्या होता है? हमारी साउंड वोवल की साउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, शूक डाउन ऑन मी, ओ की साउंड जो है इसके अंदर रिपीट हो रही है, ओ साउंड इज रिपीटिंग इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ सेकेंड लाइन। सो ये था हमारा एसोनेंस, और इसी के साथ हमारी ये पोयम की राइमिंग स्कीम, लिटरेरी डिवाइस और समरी कंप्लीट होती है। अब हम इसके डिस्कस करेंगे कुछ आरटीसी बेस्ड कॉमन क्वेश्चंस, देन आवर पोयम इज कंप्लीटेड। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू डस्ट ऑफ स्नो के आरटीसी बेस्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आई हैव राइट डाउन 3 क्वेश्चंस. After that, we will discuss 2 more questions related to this poem. You can take the screenshot if you want. Then I will discuss the questions with you. Okay. So our first question is, how has the poet observed nature in the poem Dust of Snow? The poet has observed nature as a positive medium of change for him. जैसा कि मैंने आप लोगों को पोएम में बताया था कि पोएट जो है एक सैड मूड में होता है और वो एक हैप्पी मूड में कन्वर्ट हो जाता है एट द एंड ऑफ द पोएम। तो ये किस वजह से होता है? नेचर की वजह से होता है। इसलिए उसने नेचर को कैसे ऑब्जर्व किया? पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम। उसके लिए पॉजिटिव मीडियम का चेंज एज अ उसने उसको ऑब्जर्व किया है। द पोएट हैज बीन इन द सोरोफुल एंड डिप्रेसिव मूड। सोरोफुल यानी उदास और डिप्रेसिव मतलब ऑल्सो सैड मूड इन द पोएम, बट देन द वे अ क्रो शूक स्नो डस्ट ऑफ, जैसे ही एक क्रो ने कुछ डस्ट उसके ऊपर स्नोफ्लेक्स के गिराए, इट चेंज्ड हिज मूड, इससे उसका मूड चेंज हो गया। नेचर गेव हिम द इंस्पिरेशन टू बिहेव इन पॉजिटिव मैनर। नेचर ने उसको एक इंस्पिरेशन दी कि हमें हमेशा पॉजिटिव मैनर में बिहेव करना चाहिए। हर नेगेटिव चीज हमारे को नेगेटिविटी दे ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें नेगेटिव चीजों से पॉजिटिविटी भी मिल सकती है। जैसा मैंने आप लोगों को पोएम में बताया था वही हमने इस आंसर में लिखा है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? ये आपको 1 मार्क आरटीसी में आ सकता है। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? द डस्ट ऑफ स्नो इज स्नोफ्लेक्स और स्मॉल and soft particles of snow that settle down on various objects on the earth during the snowfall. ये मैंने आप लोगों को लाइन टू लाइन बताया, अगर 1 मार्क्स में आ जाता है तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना, आप लोग इसे लिख सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इज, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है जिसके ऊपर व्हाइट फ्लावर्स लगे होते हैं, और इट स्टैंड्स फॉर सोरो। इसको सोरो यानी कि, और इनऑस्पिशियस, आप यहाँ पर इनऑस्पिशियस भी लिख सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज इनऑस्पिशियस ट्री। इनऑस्पिशियस का हिंदी में मीनिंग होता है अशुभ माना जाता है, और क्रो को भी जो है इनऑस्पिशियस ही माना जाता है। तो ये थे कुछ 3 क्वेश्चंस। नाउ वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री? द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री। उसने पेड़ को हिलाया जिसकी वजह से डस्ट ऑफ स्नो जो है पोएट के ऊपर गिरी। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज देयर इन द ट्री एट दैट टाइम? उस वक्त ट्री में क्या था? देयर वाज अ स्नो इन द ट्री एट दैट टाइम। ये सब क्वेश्चंस बहुत सिंपल है बिकॉज हमारी पोएम बहुत सिंपल सी है, बट अगर मैं आप लोगों को ये चैप्टर करवा रही हूँ देन इट्स माय ड्यूटी कि मैं आप लोगों को ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करवाऊं ताकि आप लोगों को पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, नेक्स्ट इज, वेयर डू यू थिंक वाज द पोएट देन? उस वक्त पोएट कहाँ था? द पोएट वाज अंडर अ हेमलॉक ट्री। व्हाट हैड गिवन द पोएट अ चेंज ऑफ मूड? द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। व्हाट हैड द पोएट थॉट ऑफ दैट डे? ही फेल्ट सैड अबाउट द डे। उस दिन वो उदास था, बट डस्ट ऑफ स्नो, बट फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड हिज मूड। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आप लोगों को इसके साथ जो है पोएट का नेम भी याद रखना है। आरटीसी में आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, और राइमिंग स्कीम आप लोगों को पता होनी चाहिए हर एक पोएम की। तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या थी? स्टार्टिंग में भी मैंने बताई थी, ए बी फर्स्ट स्टैंजा की, और सेकंड स्टैंजा की सी डी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यानी हमारी ये पोएम जो है कंप्लीट होती है, डस्ट ऑफ स्नो।
नेक्स्ट हम नेक्स्ट पोएम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल क्लास 10 अड्डा। बाय बाय, टेक केयर।